चलो शुरू करते हैं, हो गया। हो गया बातचीत। अच्छा, नोट्स किसी के पास नहीं है? दो जन और पीछे है नोट्स वगैरह सब? देखो, हम लोग पिछले क्लास में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम जिसे बोलते हैं वो पढ़ रहे थे, है ना। शुरू किए थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। बताओ क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व? व्हाट इज पीपीसी? क्या चीज का ग्राफ होता है? बोलो बोलो। तो एक रिसोर्स को कैसे यूज करते हैं उसका दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताते हैं विद डेफिनाइट रिसोर्सेज एंड द गिवन टेक्नोलॉजी। दो कॉम्बिनेशन नहीं, दो कॉम्बिनेशन बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना बताता है ऑफ टू गुड्स। दो कॉमोडिटी को लेकर तुम कितना कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। जरूरी नहीं है दो कॉम्बिनेशन बने, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी बन सकता है, लेकिन दो कॉमोडिटी होगा टोटल। अगर तुम कोई चीज को यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो मैक्सिमम तुम दो प्रकार का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे और उसका बहुत सारा ऑल्टरनेट ऑप्शंस तुम्हें दिया जाएगा। और ये इसको जब हम एक ग्राफ में बना देते हैं, उस ग्राफ को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़े थे पिछले क्लास में। उसके बाद हम एजम्पशंस पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीपीएफ या पीपीसी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। पिछला क्लास कौन कौन नहीं किए हो? 1 2 3 4 पिछले 5 ऑनलाइन में दिशा, इक्षित, ईशिका, पीयूष, श्रद्धा मिश्र, श्रद्धा मित्तल। अब पिछला क्लास नहीं की हो तो आज का क्लास समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, कोशिश करो जितना समझ में आएगा। मैं रिवाइज भी करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा पिछला क्लास अगर नहीं किए हो तो समझने में। तो ऐसा कहीं कहीं पर लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज घर जाकर पहले पिछला क्लास करोगे। अभी तक हमारा 5 क्लासेस हुआ है ना शायद, या 4 हुआ है? 5 हो गया है ना, 4 हुआ आई थिंक। ये 5th क्लास आज है, आज 5th है। 4 क्लासेस हुआ है, जिसमें से पहला 3 क्लासेस में हम बेसिक्स के बारे में नहीं, 4 5 हुआ, आज 6वां क्लास है। ठीक है, 5 हो गया है, आज 6वां क्लास है। जिसमें से पहले 4 क्लासेस में हम बेसिक्स के बारे में पढ़े हैं। वो 4 क्लास नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जो 5वां नंबर क्लास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, 5th नंबर क्लास में, वो 5th नंबर क्लास को आज घर जाकर करना है। वो क्लास ऑलरेडी, वो जो प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया हुआ है उसमें अपलोडेड है। सिर्फ एक क्लास जाकर कर लेना, 5th नंबर क्लास। आज 6th नंबर क्लास है, 5th नंबर क्लास घर जाकर आज तुरंत कर लेना। ठीक है, वो एक क्लास कर लोगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से आगे समझ में आएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, आज भी कोशिश करते हैं समझने का। ठीक है, देखो ध्यान से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या बताता है। हमारे पास कुछ रिसोर्सेस है, अब उस रिसोर्सेस को यूज करके हमें कोई दो कॉमोडिटी मैन्युफैक्चर करना है, कॉमोडिटी ए एंड कॉमोडिटी बी। मान लो तुम्हारे पास टायर्स है, बहुत सारा टायर दिया गया है तुम्हें। ठीक है, अब ये टायर को यूज करके या तो तुम 2 व्हीलर बना सकते हो या तो 4 व्हीलर बना सकते हो। 2 व्हीलर में 2 चक्का लगेगा, 4 व्हीलर में 4 चक्का लगेगा। मैं तुम्हें 20 ठो टायर दे दिया, तो तुम अब कॉम्बिनेशंस बना रहे हो, कितना 2 व्हीलर बनाओ कितना 4 व्हीलर बनाओ। ठीक है, तो तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन निकल कर आया। पहला ऑप्शन 2 व्हीलर 4 व्हीलर। पहला ऑप्शन 20 ठो टायर था, तुम सोचे 0 2 व्हीलर बनाऊंगा और 5 ठो 4 व्हीलर बना दूंगा। 20 ठो टायर है, यूज हो जाएगा 20 का 20। सेकंड ऑप्शन 2 ठो 2 व्हीलर बना लेता हूं और 4 ठो 4 व्हीलर बना लेता हूं, अगेन 20 ठो टायर, बात खत्म। तीसरा 4 ठो और 3 ठो, फिर 6 ठो और 2 ठो, फिर 8 ठो और 1 ठो, फिर 10 ठो और 0। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन है हमारे पास 2 व्हीलर के। आइदर में ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ, इनमें से कोई सा भी बना सकता हूं मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 20 टायर्स था,
20 टायर्स को यूज करके आइदर 2 व्हीलर बनाना था, 4 व्हीलर बनाना था, या फिर दोनों में से कोई मिक्स बनाना था, कुछ 2 व्हीलर कुछ 4 व्हीलर। तो क्या इसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन है? क्या इसको छोड़कर और कोई ऑप्शन बचा है? कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तुम बताओ इसको छोड़कर और कोई ऑप्शन है तो मेरे पास कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है इसको छोड़कर? कोई और? दोनों ही नहीं बनाए, रिसोर्स वेस्ट हो गया। बिजनेस करने का मतलब जो मेन मोटिव था वही बेकार हो। वो समझ गया मैं तुम्हारा बात, लेकिन सेंस भी तो बनना चाहिए ना उसका। तो या तो तुम ऐसे बोल लोगे कुछ टायर्स को हम फेंक देंगे, 4 टायर यूज करके एक ही 4 व्हीलर बना लेंगे, वो सेंस नहीं बनता। रिसोर्स वेस्टेज हो गया। हमारा बेसिक अजम्पशन है हम कोई भी रिसोर्स को कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम एक रैशनल अगर बिजनेसमैन है तो रैशनल बिजनेसमैन कभी भी कोई रिसोर्स को वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से हम रिसोर्स का वेस्टेज तो करेंगे नहीं। तो सारे रिसोर्सेज को यूज भी करना है और प्रोडक्शन भी करना है। तो क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को अगर मैं ग्राफ में बना दूं तो उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, बात समझ में आया? नाम में लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन करने का, इसीलिए नाम क्या पड़ा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब ये हम पढ़ने के बाद हम कुछ अजम्पशंस लिए थे। 5 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस था। क्या क्या 5 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस था? पहला, रिसोर्सेस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। हम रिसोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हमारे मर्जी से, ठीक है। दूसरा अजम्पशन, 2 ही कॉमोडिटी बनाएंगे। 2 से ज्यादा क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में 2 ही कॉमोडिटी का दिया गया है। 3 कॉमोडिटी होगा तो हमें 3 एक्सिस बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में 2 एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर 2 कॉमोडिटी बनाओगे तो एक को एक्स में एक को वाई में लिख पाओगे। 2 से ज्यादा बनाओगे तो तीसरा कहाँ लिखोगे? जगह ही नहीं है लिखने के लिए। इसीलिए हम मानकर चलते हैं हम 2 ही कॉमोडिटी बनाएंगे। तीसरा अजम्पशन, हम रिसोर्स को पूरा इस्तेमाल करेंगे। यही वो पॉइंट है जो अजम्पशन में था। हम रिसोर्स को पूरा इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। कोई भी रिसोर्स का वेस्टेज होने नहीं देंगे। उसके बाद, रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। सारा रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होता है। हम लेबर का एग्जांपल लिए थे। लेबर से अगर हम 2 काम करवाते हैं, गन बनवाते हैं और बटर बनवाते हैं, तो गन जितने एफिशिएंसी से बनाएगा हो सकता है बटर उतने एफिशिएंसी से ना बना पाए। तुम 2 काम करोगे अगर, मान लो, ठीक है, तुम्हें 2 काम दिया गया है, खाना भी बनाना है और साथ में पढ़ाई भी करना है, मान लेते हैं, ठीक है। खाना भी बनाना है, पढ़ाई भी करना है। दोनों क्या इक्वली एफिशिएंटली कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आइदर पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, खाना अच्छे से नहीं बना पाओगे, खाना अच्छे से बना पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। या दोनों का मिक्स करोगे तो ऊपर नीचे होगा, कुछ अच्छे से होगा, कुछ थोड़ा खराब से होगा। तो हम इसीलिए मानकर चलते हैं कि जो रिसोर्सेस है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। हर रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है। उसके बाद आखिरी पॉइंट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये 5 अजम्पशंस हम लोग लिए थे। इसके बाद हम पढ़े थे एमओसी और एमआरटी। एमओसी क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये हम कब पढ़े थे? 2 क्लास पहले पढ़े थे, ठीक है। ये बेसिक्स वाले क्लास में पढ़े थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसे बोलते हैं? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ठीक है। तो अगर मैं गन की जगह बटर बना रहा हूं तो मुझे गन को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अगर मैं लेबर को गन के फैक्ट्री से शिफ्ट कर रहा हूं बटर वाले फैक्ट्री में और उसे बोल रहा हूं बटर बना, तो वो जितना बटर बनाएगा उसकी वजह से मुझे गन को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अब मार्जिनल वर्ड क्यों लगता है? किसी एक 1 यूनिट को जब हम सिग्निफाई करते हैं तब हम यूज करते हैं वर्ड मार्जिनल, ठीक है। तो 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए कितना हमें गन सैक्रिफाइस करना पड़ा, यह है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एमओसी को जब हम रेशियो के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? एमआरटी, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेम ही चीज है, देखो दोनों सेम है, बस रेशियो के फॉर्मेट में ये नॉर्मली लिखा गया है और ये रेशियो वाले फॉर्मेट में लिखा गया है। 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, ठीक है। सेम चीज है, देखो डेटा पूरा सेम है, बस इसको रेशियो के फॉर्मेट में लिख दिए, इसको हम नॉर्मली लिखे। तो जब हम एमओसी को रेशियो के फॉर्मेट में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एमआरटी बन जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़े थे।
कब कॉनकेव होता है, कब कॉन्वेक्स होता है, कब स्ट्रेट लाइन होता है। जब एमओसी इंक्रीज होता है तो उस केस में डायग्राम क्या बनता है, कॉनकेव बनता है। जब एमओसी डिक्रीज होता है तो कॉन्वेक्स, और जब एमओसी कांस्टेंट रहता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक? यहीं तक हम पढ़े थे पिछले क्लास में, अब जो पढ़ेंगे वो नया होगा। ठीक है, देखो अब समझ में आएगा, ध्यान देना, जो पिछला क्लास नहीं भी किया है ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स में दो प्रकार का डायग्राम होता है। जो तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ोगे इसमें टू टाइप्स ऑफ डायग्राम पढ़ोगे। एक होता है अपवर्ड स्लोपिंग और दूसरा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, दो डायग्राम होता है, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और एक प्रकार का जो डायग्राम होगा वो तुम्हें देखने को मिलेगा वो होगा अपवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब हुआ ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ आया, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। और अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, किसी भी डायग्राम को रीड करने के लिए हम हमेशा कहां खड़े होते हैं, जाकर बात किए थे हम लास्ट क्लास में भी, हम हमेशा कहां जाकर खड़े होंगे, ओरिजिन में जाकर खड़े होंगे। ओरिजिन से डायग्राम जैसा दिखाई देगा, डायग्राम का शेप वैसा होगा। यहां से अभी ये डायग्राम क्या दिखाई दे रहा है, मैं ओरिजिन में खड़ा हूं, ओरिजिन से मुझे कैसा दिखाई दे रहा है डायग्राम, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, पहली बात पूरा सीधा है लाइन, और डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं क्या बोलूंगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डायग्राम। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डायग्राम, डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग है और वो स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आया? अब बताना मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स डायग्राम। ठीक है, कॉन्वेक्स है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है। शेप का फर्क है ना, शेप एक स्ट्रेट लाइन था, दूसरा कॉन्वेक्स है। स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब एमओसी कांस्टेंट रहता है। कॉन्वेक्स कब होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो वही फर्क है उसमें। ठीक है, अब बताना कॉनकेव, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव डायग्राम। बात समझ में आया? ठीक है, अगर मैं इस ओरिजिन में आकर खड़े हो जाऊं तो डायग्राम कैसे दिखाई दे रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया? अब डायग्राम को रीड करने के लिए, किसी भी डायग्राम को, ये इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है, स्टार्टिंग से लास्ट। डायग्राम को रीड करने के लिए हम डायग्राम का चार कॉर्नर को लिखते हैं। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, दिस इज अप, दिस इज डाउन। ठीक है, तो डायग्राम को अगर रीड करना है, अब अगर मैं रीड करना चाहूं तो ये कहां से कहां जा रहा है डायग्राम, लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट साइड से शुरू हुआ डायग्राम, लेफ्ट से शुरू हुआ ना, ये लेफ्ट साइड था, लेफ्ट से शुरू हुआ, किधर गया, राइट साइड में गया। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे आ रहा है, डायग्राम ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैं इसको क्या रीड करूंगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। बात समझ में आया? इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, ये डायग्राम दिखाई कैसा दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ लिखूंगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डायग्राम। ये डायग्राम का अगर पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डायग्राम। बात समझ में आया? इसके बाद और कुछ भी नहीं बचा। अगर मैं तुम्हें इतना दे दूं तो तुम पूरा डायग्राम को बिना देखे भी बना सकते हो। अब खाली अगर इतना दिया हुआ रहे, सिर्फ इतना दिया हुआ रहे, इसको पढ़ के तुम पूरा डायग्राम बना सकते हो। लेफ्ट साइड से शुरू करना है, राइट साइड जाना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाना है, वो भी स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनाना है, बन गया। बात समझ में आया? तो डायग्राम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कहां से डायग्राम शुरू हुआ, कहां गया, लेफ्ट से शुरू होकर राइट में गया, अपवर्ड स्लोपिंग था या डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन था, कॉन्केव था या कॉन्वेक्स था। बात समझ में आया? टोटल इतना डिस्क्रिप्शन यहां पर होता है। सारा डायग्राम फिक्स है, लेफ्ट टू राइट होगा, कोई भी डायग्राम कभी भी राइट टू लेफ्ट होता ही नहीं है।
लेफ्ट टू राइट ही होगा, ये फिक्स है। तो इसमें देखो तीन चीजें, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग और स्ट्रेट लाइन। ये तो हमेशा फिक्स है, ये हमेशा ऐसा ही होगा, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। राइट टू लेफ्ट कभी हम डायग्राम बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है बनाना। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में 4 क्वाड्रेंट्स होता है, पता है ना, 4 क्वाड्रेंट्स होता है, बचपन में मैथ्स में पढ़े हो। क्वाड्रेंट 1 2 3 4, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो हम हमेशा डायग्राम कौन से क्वाड्रेंट में बनाते हैं? पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम हमेशा ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का सारा डायग्राम लेफ्ट टू राइट ही होता है। ठीक है, कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का ऑल डायग्राम राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का सारा डायग्राम राइट टू लेफ्ट होता है। तो हम कभी ना सेकेंड में बनाते हैं, ना थर्ड में बनाते हैं, ना फोर्थ में बनाते हैं, इसीलिए हमें इसके बारे में पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। हम सिर्फ एक ही बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट। तो इसमें से ये तो फिक्स है, ये हमेशा क्या होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। बात समझ में आ गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, दो ही हो सकता है, आइदर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है या तो अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। कब कौन सा होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तीन ऑप्शन है, या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो कॉनकेव होगा, या तो कॉन्वेक्स होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कब होता है, कौन सा पता चल गया तुम्हें? एमओसी अगर डिक्रीजिंग है, एमओसी इंक्रीजिंग है, एमओसी कांस्टेंट है, तो तीन वैरायटी का डायग्राम बनता है। ये हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, ये रहा लिखे थे। एमओसी अगर इंक्रीज कर रहा है, एमओसी डिक्रीज कर रहा है, एमओसी कांस्टेंट है। ठीक है, एमओसी एमओसी इंक्रीज कर रहा है तो डायग्राम क्या होगा? कॉनकेव होगा। एमओसी डिक्रीज कर रहा है तो डायग्राम कॉन्वेक्स होगा। एमओसी कांस्टेंट है तो डायग्राम क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये तो तुम्हें पता चल गया कब कॉनकेव होगा, कब कॉन्वेक्स होगा, कब स्ट्रेट लाइन होगा। बस एक चीज नहीं पता है, कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और कब अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं कब डाउनवर्ड होगा और कब अपवर्ड होगा। कोई भी डायग्राम डाउनवर्ड कब होता है? अपवर्ड कब होता है? जब भी किसी दो चीज के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। कोई भी दो कॉमोडिटी के बीच में या कोई दो चीजों के बीच में जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है तब डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, इन केस ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? इन केस ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इनवर्स क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, वो समझना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कि डाउनवर्ड कब होगा, अपवर्ड कब होगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब, मान लो मैं दो चीजों के बारे में डायग्राम बना रहा हूं, ए और बी। जब भी ए बढ़ेगा बी कम हो जाएगा, जब भी बी कम होगा ए बढ़ जाएगा। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल? कोई दो? स्टडिंग एंड कुकिंग, वेरी गुड। अगर हम ज्यादा देर स्टडी करेंगे तो कम टाइम कुकिंग कर पाएंगे, ज्यादा देर कुकिंग करेंगे तो कम टाइम स्टडी कर पाएंगे। और कोई एग्जांपल रियल लाइफ इनवर्स रिलेशन का? और कोई बढ़िया एग्जांपल? मोबाइल खेलेंगे तो कम पढ़ाई कर पाएंगे, एग्जाम में मार्क्स कम आएगा। मोबाइल को हम मार्क्स के साथ लिंक कर देते हैं। ज्यादा आवर्स ऑफ यूज करोगे मोबाइल का, नंबर ऑफ आवर्स जितना इंक्रीज होगा एग्जाम में मार्क्स उतना डिक्रीज होगा। ठीक है, और वेरी गुड। अगर हम ज्यादा घूमना फिरना करेंगे तो हमारा जो स्लीप टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर ज्यादा सोएंगे तो कम घूम पाएंगे। सिंपल एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल है। नॉर्मल से एग्जांपल, किसी भी, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करें तो जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। ऑब्वियसली अगर कोई कॉमोडिटी महंगा होगा तो हम कम खरीदेंगे। तो जब भी प्राइस, बेस्ट एग्जांपल इज प्राइस एंड डिमांड।
जब भी प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब भी प्राइस किसी चीज का डिक्रीज होता है, मान लो डिस्काउंट आ गया, ऑफर आ गया, तो डिमांड उसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई दो कॉमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इनवर्स का मतलब होता है एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, ऑपोजिट रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब ये नहीं होता कि दोनों कम होगा या दोनों बढ़ेगा, बात समझ रहे हो, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब उसमें से कोई भी कम हो सकता है, कोई भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो एक कम होगा तो उसकी वजह से दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो उसकी वजह से दूसरा कम होगा। तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। और जब भी इनवर्स रिलेशन होता है, डायग्राम कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपवर्ड स्लोपिंग का बात करते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा, जब दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। एग्जाम्पल कोई दे सकता है? वेरी गुड, जितना ज्यादा आवर्स ऑफ स्टडी होगा उतना ज्यादा एग्जाम में मार्क्स आएगा। ये बात तो पता होता है हमें, लेकिन करते नहीं है हम। जितना ज्यादा सोएंगे उतना ज्यादा फ्रेश फील होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन एक से टी एंड कॉफी तो बहुत दूर का टॉपिक है अभी, तो मतलब इसको आने में लगेगा अभी 15-20 क्लास लगेगा। ठीक है, 15 क्लास के बाद एक से डिस्कस करेंगे टी एंड कॉफी के बारे में। और बताओ डायरेक्ट रिलेशनशिप का कोई एग्जांपल। जैसे एक तो अच्छा एग्जांपल था आवर्स ऑफ स्टडी और मार्क्स, एग्जाम्स में मार्क्स। जितना ज्यादा आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ेगा उतना ज्यादा एग्जाम्स में मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, और कहाँ टाइम स्पेंड करोगे सर्टिफिकेट, दोस्तों के साथ। अच्छा, और कोई एग्जांपल, एजुकेशन रिलेटेड एग्जांपल दो। जितना बुक्स खरीदने से मार्क्स आ जाएगा, आवर्स ऑफ स्टडी और मार्क्स आ गया। हाँ, श्रद्धा हो सकता है। ये सब पेपर में मत लिखना आप। ठीक है, देखो नॉर्मली प्राइस एंड सप्लाई, जैसे प्राइस एंड डिमांड था, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज्यादा कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, दुकानदार उतना ज्यादा बेचने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो प्राइस बढ़ने से क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज होता है, प्राइस कम होने से सप्लाई भी कम हो जाता है। तुम इसमें बेस्ट एग्जांपल लिख सकते हो एग्जाम में, आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, तो कोई भी दो चीज के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट का मतलब या तो दोनों बढ़ रहा है या तो दोनों कम हो रहा है, तो उस केस में डायग्राम क्या होता है हमारा, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। बात, हाँ डिमांड तो ये रहा, डिमांड डाउनवर्ड के केस में आ गया। ऐसा नहीं होता है, आगे जाकर जब डिमांड और सप्लाई चैप्टर पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। डिमांड की वजह से सप्लाई नहीं बढ़ता है कभी भी। डिमांड अगर ज्यादा है तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई नहीं बढ़ता। सप्लाई बढ़ने का फैक्टर्स कुछ और है। ठीक है, डिमांड अगर ज्यादा है किसी कॉमोडिटी का तो उसका प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिमांड इज रिलेटेड टू प्राइस, डिमांड इज नॉट रिलेटेड टू सप्लाई। ठीक है, प्राइस बहुत हाई था, जब अब सप्लाई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली हाई हो गया तो रेट्स बहुत कम हो गए। हाँ हाँ, तो ये तो इनवर्स रिलेशन हो गया ना, ये तो इनवर्स का एग्जांपल हो गया ना। जब सप्लाई बढ़ा तो प्राइस कम हो गया, एक बढ़ा तो दूसरा। हाँ डाउनवर्ड में लिख सकते हो, सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है, ये डाउनवर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी रियल एग्जांपल तुम रियल लाइफ एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट ज्यादा होगा तो सप्लाई सब डिमांड ज्यादा होगा, परसेंटेज डिस्काउंट अगर ज्यादा दोगे तो डिमांड ज्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन का एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है, लिख सकते हो। ठीक है, हजारों एग्जांपल्स हैं, कोई भी एग्जांपल तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक में। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग समझ में आ गया हमें। डाउनवर्ड कब होता है, जब किसी दो चीज के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, और अपवर्ड कब होता है, जब किसी भी दो चीज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे पॉइंट में। इस डेटा को ध्यान से देखो।
और अब बताओ यहां पर डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? कैसे पता चला डाउनवर्ड? गन्स का क्वांटिटी कम हो रहा है, बटर का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आया? बटर का क्वांटिटी जैसे इंक्रीज हो रहा है तो गन्स का क्वांटिटी वैसे वैसे डिक्रीज होते जा रहा है। दोनों के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन। ये जरूरी नहीं है कि जितना से ये बढ़ेगा उतना से ये कम होगा, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। बस ये देखना है एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। अब वो कितना से भी कम हो सकता है, कितना से भी बढ़ सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों का डायरेक्शन कौन सा है। इसका डायरेक्शन है अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ जा रहा है। दोनों के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो इस केस में डायग्राम क्या होगा? हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, इसीलिए देखो पीपीएफ का डायग्राम देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से शुरू होकर कहाँ गया? धीरे 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 नीचे जाते जाते नीचे चला गया। बात समझ में आया? तो डायग्राम का दो क्वालिटी होता है, एक तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और दूसरा वो कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, पीपीएफ हमेशा कॉनकेव शेप का होता है। क्यों कॉनकेव शेप का होता है? बिकॉज एमओसी हमेशा क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। एमओसी तीन प्रकार से हो सकता है, आइदर वो इंक्रीजिंग हो सकता है, आइदर वो डिक्रीजिंग हो सकता है, आइदर वो कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन पीपीएफ के केस में वो हमेशा क्या होता है? कॉनकेव ही होता है। आगे जाकर और बहुत सारा टॉपिक आएगा जहां पर कॉन्वेक्स भी होगा, जहां पर स्ट्रेट लाइन भी होगा, लेकिन पीपीएफ के केस में हमेशा क्या होगा? कॉनकेव ही होगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो आ जाओ, नीचे दो ठो फीचर्स लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। एक बार फटाफट से पढ़ लो दोनों को। पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? और पीपीएफ इज कॉनकेव शेप, कॉनकेव शेप का क्यों होता है? हम दोनों पढ़ लिए, तुम एक बार पढ़ लो फटाफट से। दिशा, इक्षित, इशिका, पीयूष, श्रद्धा, श्रद्धा। अभी तक सब समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया? देखो तुम अब स्टार्ट करो, 11th के स्टार्टिंग स्टेज में हो, ठीक है। 10th तक जो हुआ वो सब माफ है, उससे कोई लेना देना नहीं। 11th में देखो नया सब्जेक्ट है सब, अकाउंट्स नया है, बीएसटी नया है, इकोनॉमिक्स नया है, हर सब्जेक्ट अभी तुम्हारे लिए नया है। ठीक है, तो अगर 10th तक तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो, एकदम फेल होते थे, तब भी कोई लेना देना नहीं है। अभी स्टार्टिंग से शुरुआत करने का मौका मिला है, फिर से वही टाइम है, हम स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं। अभी से जैसा पढ़ोगे वैसा परफॉर्मेंस होगा आगे। 10th तक जो भी था वो, कोई मतलब कोई बच्चा अगर 30% लाता था, कोई 90 लाता था, कोई 60 लाता था, कोई 100 लाता था, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज सब कोई उसी एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से खड़े, वहीं से सब कोई शुरुआत कर रहे हैं। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि अभी तक जो हुआ उसके बेसिस पे आगे पढ़ाई करना है, या अभी से नए तरीके से स्टार्टिंग से प्रॉपरली पढ़ाई करना है। ये मौका और आगे लाइफ में नहीं मिलेगा स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का। ये 11th क्लास ही एक मौका होता है जहां पर हर कोई फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में खड़ा होता है। सब कोई आज एक ही पॉइंट पर खड़े हो, ठीक है, हर कोई एक ही जगह से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन 12th के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि फिर से स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, 12th के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि 12th के मार्क्स के बेसिस पर तुम्हारा आगे का एडमिशन होता है, आगे का सब कुछ होता है। तो अगर 12th में किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, किसी का खराब है, तो उसको अकॉर्डिंगली उसी प्रकार का कॉलेजेस, उसी प्रकार का सब कुछ मिलेगा और वो अपने डायरेक्शन पर चलेगा। लेकिन 11th में सब कोई एक ही पॉइंट पर हो, कोई कोई सा भी स्कूल में एडमिशन किया हो, हर कोई वही पढ़ने वाला है, उसी पॉइंट से शुरू कर रहा है। तो तुम्हें डिसाइड करना है, अभी से प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो जो 10th तक हुआ उसको बदल सकते हो। हाँ, 10th तक अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा था तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी अच्छा करना है हमको। अगर बाई चांस 10th तक खराब था परफॉर्मेंस, 20, 30, 40% लाने वाले थे तुम, तब भी आज से अगर 11th में सब कुछ नया है, यहाँ से प्रॉपरली पढ़ा जाए तो सब कुछ आगे प्रॉपरली हो सकता है। पुराना सिर्फ ABCD और 1 2 3 4 ही काम आने वाला है, जो कि सबको आता है। ABCD आता है, 1 2 3 4 आता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड आता है। इसके अलावा अप टू 10th क्लास का पढ़ाई कुछ काम नहीं आने वाला अभी, सब 11th से नया पढ़ने वाले हैं। हर कोई वही स्टेज में है। इकोनॉमिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो 10th से पहले तुम्हारे सिलेबस में था, सब कुछ नया है। अकाउंट्स सब कुछ नया है,
बीएसटी सब कुछ नया है, टोटल सब्जेक्ट तुम्हारा पूरा नया है। जो काम आएगा वो है सिर्फ एबीसीडी 1 2 3 4 प्लस माइनस इनटू डिवाइड, और उतना शायद सभी को आता है। तो यहाँ से सबको प्रॉपर तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग दिन से बार बार मैं यही बोल रहा हूं, जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना, समझ में आएगा तभी आगे बढ़ना। कोई भी डाउट हो दोबारा पूछना है, 3 नंबर बार पूछना है, 4 नंबर बार पूछना है, 5 नंबर बार पूछना है, आगे नहीं बढ़ना है जब तक कंप्लीटली समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो अभी तक सबको समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। जो भी डाउट होगा तुम क्लास में पूछ सकते हो। क्लास में पूछने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत बच्चों को होता है कि सारे क्लास के बीच में पूछ, क्लास के बाद रुक कर पूछ सकते हो, या क्लास से पहले 10 मिनट पहले आकर पूछ सकते हो, या मोबाइल नंबर भी है तुम्हारे पास, मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो सारा ऑप्शन है, कहीं पर कोई भी डाउट है बेस्ट है क्लास में पूछो। अगर मान लो क्लास में पूछने में कोई भी प्रॉब्लम है, शर्म आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्लास के बाद पूछ लो। क्लास से 10 मिनट पहले आ जाओ, 6 बजे क्लास होता है, 5:50 में आ जाओ, मैं यहीं रहता हूँ, डाउट पूछ लो उस टाइम पर। या सारा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन में पढ़ते हो, घर में डाउट निकल रहा है, व्हाट्सएप कर लो इमीडिएट, ठीक है। तो कोई भी तरीके से तुम डाउट्स पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। अब बताओ क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग? इनवर्स रिलेशनशिप के कारण डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और कॉनकेव शेप का क्यों होता है? इंक्रीजिंग एमओसी, एमओसी इंक्रीज होता है, इस वजह से होता है। क्लियर है? चलें आगे, ठीक है। अब एक नया चीज समझते हैं, यहां तक हमारा कंप्लीट है, अब एक नया चीज समझते हैं, ठीक है। हम अभी टायर वाला एग्जांपल लिए थे, है ना। कहाँ गया टायर वाला एग्जांपल? ये मिटाना पड़ेगा पूरा, चलो पूरा ही हटा देते हैं। मेरे पास कितना टायर है? 20 टायर है मेरे पास। ऑप्शन ए बी सी, अच्छा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। ए ऑप्शन क्या था? क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन था मेरे पास? अगर मेरे पास 20 टायर है, रिसोर्स लिमिटेड है 20 टायर्स, मैं रिसोर्स को चेंज नहीं कर सकता, ना मैं 20 टायर से ज्यादा ला सकता हूं, ना मैं 20 टायर से कम कर सकता हूं। मुझे 20 टायर पूरा इस्तेमाल करना है। 2 व्हीलर बना सकता हूं, 4 व्हीलर बना सकता हूं। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं। मैं जब डायग्राम बनाया, डायग्राम कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अरे डायग्राम नहीं पूछा, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट 0.5, 0 2 व्हीलर और 5 तो 4 व्हीलर, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होगा? 10 तो 2 व्हीलर और 0 4 व्हीलर। बीच में सारे कॉम्बिनेशन होंगे, बना देते हैं बी सी डी और ई, ऑन एन एवरेज में बना दिया, ठीक है। प्रॉपरली ग्राफ पेपर लेके बनाएंगे तो प्रॉपरली बनेगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ए है, बी है, सी डी ई एंड एफ। ये इस डायग्राम को मैं क्या बोलूंगा? पीपीएफ बोलूंगा, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इस डायग्राम का शेप कैसा है? पूरा प्रॉपर बताना, पूरा प्रॉपर, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मुझे बताना, अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इस पॉइंट में मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूं? ये पॉइंट का मतलब है कि मैं 5 ठो 2 व्हीलर और 5 ठो 4 व्हीलर क्यों नहीं बना सकता? क्या प्रॉब्लम है? 5 2 व्हीलर और 5 4 व्हीलर बनाने के लिए, 5 ठो 2 व्हीलर के लिए 5 इंटू 2 10, और 5 ठो 4 व्हीलर के लिए
टोटल 30 टायर्स चाहिए। क्या मेरे पास 30 टायर्स है? नहीं है, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है ये बनाना। ठीक है, चलो मुझे बताओ, क्या मैं इस पॉइंट में मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ? इस पॉइंट का मतलब है कि 7 तो टू व्हीलर और 3 तो फोर व्हीलर, 7 टू व्हीलर 3 फोर व्हीलर, क्या पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि 7 टू व्हीलर बनाने के लिए 14 टायर और 3 फोर व्हीलर बनाने के लिए 12, टोटल कितना चाहिए? 26 टायर। मेरे पास कितना है? 20। पॉसिबल नहीं है अगेन। ठीक है, अच्छा आप बताना, क्या मैं यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूं? इसका मतलब है 2 ठो टू व्हीलर और 2 ठो फोर व्हीलर, 2 ठो टू व्हीलर और 2 ठो फोर व्हीलर, क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल? कुछ लोग बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं है, कुछ बोल रहे हैं पॉसिबल है। ऑनलाइन वाले बताओ। देखो पॉसिबल तो है, पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं ये करता हूं तो ये डिसीजन मेरा गलत होगा, क्योंकि रिसोर्स का मैं वेस्टेज कर दूंगा। क्या पॉसिबल नहीं है? ऐसा है? नहीं है, पॉसिबल है। ये ऑप्शन इज पॉसिबल, दिस ऑप्शन इज पॉसिबल, बट दिस ऑप्शन इज इनएफिशिएंट। ये प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। एक रैशनल एक प्रोड्यूसर कभी भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेगा। ये वही इंसान सिलेक्ट करेगा जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो रैशनल नहीं है। हमारे लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, जो इंसान रैशनल नहीं है वो इसको सिलेक्ट करेगा। लेकिन पॉसिबल है ये, है ना? मैं चाहूं तो बना सकता हूं, लेकिन ऑप्शन ये ई एफ जी और एच जो था ये तो पॉसिबल ही नहीं था। मैं चाहकर भी ऑप्शन जी और एच तो बना ही नहीं सकता था। देखो जी ऑप्शन और एच ऑप्शन, अगर मैं चाहकर भी बनाने का कोशिश करूं तब भी मैं नहीं बना सकता। तो ये दोनों ऑप्शन को मैं क्या बोलूंगा? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब वो कॉम्बिनेशन जहां तक मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता, जहां तक पहुंचने के लिए मुझे अपने रिसोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना? 20 टायर से मुझे और टायर्स कहीं से खरीद के लाने पड़ेंगे, तब जाकर मैं ऑप्शन जी या एच में पहुंच पाऊंगा। अदरवाइज जी और एच में मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। बात समझ में आया? तो कोई भी पॉइंट जो पीपीएफ के ऊपर है, कोई भी पॉइंट जो पीपीएफ के ऊपर है, पीपीएफ में ना होकर उसके बाहर है, ऊपर साइड में है, वो पॉइंट मेरे लिए क्या बन जाता है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। यहां तक मैं पहुंच ही नहीं सकता। कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पर कोई भी पॉइंट ले लो, मैं उस पॉइंट तक कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा पीपीएफ के अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं, पीपीएफ के अंदर जो पॉइंट है, ये पॉइंट पॉसिबल तो है, अटेन करना पॉसिबल है, लेकिन ये क्या है? इनएफिशिएंट है। मतलब वो पॉइंट सही नहीं है, गलत डिसीजन है। तो मैं उस पॉइंट को क्या बोलूंगा? अटेनेबल बट इनएफिशिएंट। अटेनेबल बट इनएफिशिएंट। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? कोई भी पॉइंट जो लाइन के ऊपर है। ठीक है, मतलब ये 6 कॉम्बिनेशंस में से कोई भी एक, इन 6 में से कोई भी एक, है ना? ये 6 ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा इन 6 में से कौन सा? ए या बी या सी या डी या ई या एफ, कौन सा लो? ए से एफ के बीच में कौन सा सिलेक्ट करना है? 6 ऑप्शन है, इन 6 में से कौन सा सिलेक्ट करना है? कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो तुम, तुम्हारे मर्जी से। ए करो, बी करो, सी करो, डी करो, ई करो, एफ करो। अब ए से एफ तक में जो पॉइंट्स है उसका डिसीजन लेने के लिए चैप्टर 1 बोलता है कि तुम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आगे जाकर हम डिमांड चैप्टर में पढ़ेंगे कि ए करना है, बी करना है, सी करना है, कौन सा करना है। सप्लाई चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर मार्केटिंग चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पर बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा। 4 व्हीलर 2 व्हीलर का सेल प्राइस अलग अलग होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग अलग होगा, प्रॉफिट अलग अलग होगा, तो वो आगे जाकर पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हमें क्या बताता है कि पॉइंट ए से लेकर एफ तक में कोई भी सिलेक्ट कर लो, सब चलेगा, सब अच्छा है। ए से एफ में ऑल पॉसिबल, ऑल इज गुड। ठीक है, लेकिन ए से एफ को छोड़कर अगर कोई और पॉइंट में तुम जाते हो, अगर तुम जी करने का कोशिश करोगे, एच करने का कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। आई अगर करते हो तो कर तो पाओगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए गलत डिसीजन। बात समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ 3 ऑप्शन यहां पर। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज अटेनेबल कॉम्बिनेशन, व्हाट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन? अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब जहां तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम कहां तक पहुंच सकते हैं?
अप टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कोई भी पॉइंट जो पीपीएफ तक है वहां तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो पीपीएफ के अंदर हो या पीपीएफ के ऊपर हो। बाहर नहीं, ऊपर, पीपीएफ के ऊपर हो। बाहर वाला अनअटेनेबल के लिए, यहां पर दो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। मैं अभी अटेनेबल का बात कर रहा हूं। अटेनेबल में कौन सा पॉइंट आएगा? जो पीपीएफ के अंदर है, अटेनेबल तो है लेकिन वो इनएफिशिएंट है, और जो पीपीएफ के ऊपर है, अटेनेबल है और एफिशिएंट भी है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमारा अटेनेबल के अंदर आता है। और अनअटेनेबल में कौन सा आता है? जो पीपीएफ के बाहर है। बात समझ में आया? पढ़ो अटेनेबल कॉम्बिनेशन, रीड करो फटाफट से। इसमें दो पॉइंट दिया गया है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब वो पॉइंट जो पीपीएफ के ऊपर है, और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब वो पॉइंट जो पीपीएफ के अंदर है। ठीक है, देखो ये अंदर वाला पॉइंट हो गया, ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया। फटाफट से रीड कर लो एक बार। दिशा, हम्म, 2 मिनट, एक बार रीड करो फिर बात कर। अटेनेबल वर्ड का मतलब क्या है? जिसको हम अटेन कर सकते हैं, यहां तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में, ये डायग्राम छोड़ो, हमारा डायग्राम में आते हैं। हमारे डायग्राम में हमारे पास 20 टायर्स था। 20 टायर्स को लेकर हम कहां तक पहुंच सकते थे? हम ये लाइन तक पहुंच सकते थे, है ना? जो लाइन बनाया गया है, पीपीएस जो बनाया गया है, वहां तक पहुंच सकते हैं। ये लाइन में या लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट हो, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज वहां तक हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। तो हम ये दोनों पॉइंट को, चाहे ये अंदर हो या लाइन के ऊपर हो, ये दोनों पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। ठीक है, और लाइन के बाहर जितना भी पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन दो प्रकार का होता है, एक तो जो लाइन के ऊपर है, और दूसरा जो लाइन के अंदर। ठीक है, जो लाइन के अंदर है वो अटेनेबल है लेकिन साथ में वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, और जो लाइन के ऊपर है वो अटेनेबल भी है और एफिशिएंट भी है। ठीक, क्लियर है बात? मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है और पॉसिबल भी है पहुंचना। तो बेस्ट है ना हमारे लिए, हम लाइन के ऊपर ही रहेंगे। हम लाइन के अंदर जाएंगे तो हम अटेनेबल तो हो जाएंगे लेकिन इनएफिशिएंट हो जाएंगे। लाइन के बाहर तो जाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो बेटर है हम कहां पर रहें? लाइन के ऊपर रहें। लाइन के ऊपर 6 पॉइंट्स है। अब इन 6 पॉइंट्स में से हम कहीं भी रह सकते हैं हमारे मर्जी से, एज पर चैप्टर 1। आगे जाकर पता चलेगा इन 6 पॉइंट में से भी कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है। ए करना है, बी करना है, सी करना है, डी करना है, ई करना है या एफ करना है, वो आगे जाकर पढ़ेंगे हम। चैप्टर 1 बोलता है ए से तुम्हारा एफ तक तुम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा अटेनेबल अनअटेनेबल। अनअटेनेबल को एक बार रीड कर लो, वो कॉम्बिनेशन जो इसके बाहर है, जैसे कि पॉइंट एफ, एग्जाम्पल में दिया है पॉइंट एफ। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आज क्या क्या पढ़े हम लोग? बताओ क्या क्या पढ़े आज? सबसे पहले तो ग्राफ को रीड करना सीखे। कोई भी ग्राफ का 4 साइड पढ़े, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप एंड डाउन। ठीक है, कोई भी ग्राफ का नेमिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? सारा ग्राफ लेफ्ट टू राइट ही होता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट तो फिक्स है। उसके बाद लिखेंगे अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, डाउनवर्ड होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद लिखेंगे ग्राफ का शेप कैसा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो उस तरीके से हम ग्राफ का नेमिंग करेंगे। उसके बाद क्या पढ़े? एमआरटी के बारे में पढ़े, एमओसी के बारे में पढ़े, पिछले क्लास का रिवीजन किए। साथ में हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। पीपीएफ का 2 प्रॉपर्टीज होता है, एक तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और दूसरा वो कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े
अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल के अंदर दो कैटेगरी होता है, एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वाला वो होता है जो पीपीएफ के ऊपर है, इनएफिशिएंट वाला वो होता है जो पीपीएफ के अंदर है, और लास्ट में पड़े अनअटेनेबल जो कि पीपीएफ के बाहर है, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। अच्छा, अगर मैं चाहूं कि मुझे किसी भी तरीके से वो वाले पॉइंट तक पहुंचना है, जैसे इस एग्जांपल में पॉइंट एफ तक पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा। मुझे अपने रिसोर्स को इंक्रीज, जैसे 20 टायर्स था, मुझे 30 टायर्स वाले कॉम्बिनेशन में पहुंचना है तो 10 टायर और कहीं से लाना पड़ेगा मुझे, तब मैं पहुंच पाऊंगा। या फिर एक और तरीका भी है रिसोर्स बढ़ाना, तो वन ऑफ द टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे एग्जांपल में मुझे स्कूटी और कार बनाना था, है ना। इसको मैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जगह नेमिंग कर देता हूं, स्कूटी और कार। अब अगर मुझे यहां पहुंचना है 5 स्कूटी और 5 कार, एज पर अभी का टेक्नोलॉजी, 5 स्कूटी के लिए 2-2 टायर 10 टायर, और 5 कार के लिए 4-4 टायर 20 टायर, टोटल 30 टायर लगेगा। मेरे पास है 20, तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए अपने रिसोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, 10 टायर कहीं से और लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं नहीं ला पाया, फिर भी मुझे यहां तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? एक नया टेक्नोलॉजी निकालूंगा, चेंज इन टेक्नोलॉजी। हम एजम्पशन क्या लिए थे? 5 एजम्पशन में एक एजम्पशन था टेक्नोलॉजी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मुझे उस कॉम्बिनेशन तक पहुंचना है तो मैं टेक्नोलॉजी को बदल सकता हूं। अगर टेक्नोलॉजी बदलूंगा, मैं एक ऐसा टेक्नोलॉजी ले आया जिसमें स्कूटी बनाने के लिए एक टायर चाहिए, एक टायर में स्कूटी चलता है, और 4 व्हीलर में 3 टायर चाहिए। अब बताओ पॉसिबल है या नहीं है? 5 स्कूटी बनाने के लिए 5 टायर, और 5 कार बनाने के लिए 15, टोटल कितना हो गया? 20। तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को अचीव करने का दो तरीका होता है, या तो अपने रिसोर्स को इंक्रीज कर लो तो तुम पहुंच जाओगे, या तो कोई ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी ले आओ जिससे कि कम रिसोर्सेस में ज्यादा क्वांटिटी बने, है ना। तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम ऊपर वाले पॉइंट में पहुंच सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, यहां तक पहुंचना है तो दो तरीका, एक तो रिसोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ले आओ, ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें कम रिसोर्सेस में ज्यादा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हो, तो कम टायर्स में हम ज्यादा गाड़ी बना पाए, तो इससे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो दो तरीका होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को अचीव करने का, ठीक है, क्लियर है। चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ऑनलाइन दिशा, इक्षित, इशिका, पी और शुद्धा मित्तल। एक सेकेंड ऑनलाइन वालों, रुको, अटेंडेंस है, हाँ। दिशा, इक्षित, दिशा, इक्षित, उसके बाद इशिका, पीयूष, इशिका, पीयूष, और श्रद्धा मित्तल, श्रद्धा मिश्रा। ठीक है।